पहलगाम व हमले की खबरों के बीच हम एक बेहद अहम उपलब्धि को नजरअंदाज कर गए। इसरो की एक बड़ी सफलता जो वाकई में जश्न के काबिल थी। लेकिन जब हर तरफ तनाव और खौफ का माहौल हो तब कई पॉजिटिव चीजें पीछे छूट जाती हैं। इसी दौरान कुछ और बड़े मुद्दे भी सामने आए हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक और जापान का एक ऐसा ऑफर है जो भारत को बार बार दिया गया, लेकिन भारत ने हर बार या तो उसे नजरअंदाज किया या सीधा मना कर दिया। आखिर वो ऑफर है क्या और क्यों भारत उसे लगातार ठुकराता आया है, इस पर भी बात करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत पर लौटते हुए इंडियन नेवी के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। लेकिन उसकी इस चाल के पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आपको इस वीडियो में समझ आएगी। अब आते हैं उस तकनीकी सफलता पर जिसने भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत कर दिया है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने हाल ही में मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। सुनने में यह किसी आम हथियार जैसा लगेगा, लेकिन इसकी खासियत जानकर आप भी समझेंगे कि यह कितनी बड़ी बात है। यह माइन कोई सामान्य बारूदी सुरंग नहीं है। ये एक ऐसी अंडर वाटर माइन है जिसे खास तौर पर दुश्मन की सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन या स्टेल्थ वॉरशिप्स को पहचानकर उन्हें टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम मल्टी इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह के ट्रिगर्स यानी सेंसर लगे होते हैं जो प्रेशर, आवाज, चुंबकीय प्रभाव जैसे संकेतों से दुश्मन की गतिविधियों को पकड़ते हैं। इसके उलट जो पुराने माइंस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेंसर जैसे प्रेशर बेस्ड पर काम करते थे। इस टेस्टिंग के सफल होने का मतलब यह है कि भारत अब समंदर के अंदर भी अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है, और यह उस वक्त हो रहा है जब हम लगातार नेवी पर बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में दुश्मन के अंडर वाटर मूवमेंट्स पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नेस्तनाबूद करने की क्षमता भारत के पास होना बेहद जरूरी है, और अब ये क्षमता हमारे पास है। तो ये सिर्फ एक और टेस्ट नहीं बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत कदम है जिसे समझना और सराहना दोनों जरूरी है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जैसे ही कोई किरदार बारूदी सुरंग पर पैर रखता है उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो उसी माइन के बगल से निकल जाए तो कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पारंपरिक माइंस सिर्फ प्रेशर सेंसिंग पर काम करती थीं, यानी जब तक सीधा दबाव न पड़े तब तक वो एक्टिव नहीं होती थीं। लेकिन अब जो नई तकनीक आई है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, ये पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और खतरनाक है। ये सिर्फ एक ट्रिगर पर नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के सेंसर सिस्टम पर काम करती है। इसमें मैग्नेटिक सेंसर होता है जो जब किसी भारी मेटल ऑब्जेक्ट जैसे सबमरीन या युद्धपोत को पास आता देखता है तो एक्टिव हो जाता है। फिर होता है सीस्मिक सेंसर जो जमीन या पानी के अंदर होने वाली कंपन यानी वाइब्रेशन को पकड़ता है, जैसे किसी भारी मशीन की मूवमेंट से जो झटका पैदा होता है। इसके बाद आता है अकॉस्टिक सेंसर जो इंजन की आवाज या किसी तरह की अंडर वाटर साउंड वेव को पकड़ लेता है। और हाँ, इसमें इंफ्रारेड सेंसर भी होते हैं जो गर्मी को डिटेक्ट करते हैं, यानी अगर कोई चीज ज्यादा हीट जनरेट कर रही है तो वो भी माइंड को ट्रिगर कर सकती है। खास बात यह है कि इन सभी सेंसर को एक साथ या अलग अलग एक्टिव करने की प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है, यानी जरूरत के हिसाब से तय किया जा सकता है कि माइंड कब ब्लास्ट करे, पहले ही शिप के पास आते ही या चौथे पांचवे के बाद। इसमें टाइम डिले फीचर भी होता है और रिमोट से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी को जमीन पर लगाना तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन अगर यही सिस्टम समुद्र के नीचे सही तरीके से काम करे तो वह तकनीकी रूप से कितनी बड़ी बात होती है। और यही काम डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने करके दिखाया है अंडर वाटर मल्टी इन्फ्लुएंस माइन की सक्सेसफुल टेस्टिंग के जरिए। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को दुश्मन की आंखों से भी छिपाकर मजबूत करने वाली टेक्नोलॉजी है, और यही वजह है कि इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एक ऐसी उपलब्धि जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। पहलगाम हमले जैसी बड़ी और दर्दनाक घटनाएं जब सामने आती हैं, तो उनके साए में कई अहम और गर्व दिलाने वाली खबरें दब जाती हैं। देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी इसरो ने हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अगर किसी और समय पर हुई होती तो हर चैनल पर इसका जिक्र होता, हर डिबेट में इसकी बात होती और ये देश की प्राइम टाइम हेडलाइन बन चुकी होती। लेकिन अफसोस कि इसे वो ध्यान नहीं मिला जिसका ये हकदार था। खबर ये है कि इसरो ने एक ऐसा मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसे समझकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। आपने फिल्मों या असली जिंदगी में देखा होगा कि कैसे दो फाइटर जेट्स हवा में एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे को चकमा देते हैं और तेजी से मूव करते हुए टारगेटिंग की कोशिश करते हैं। इसी को डॉग फाइट कहा जाता है। कुछ ऐसा ही इसरो ने अपने 2 सैटेलाइट्स के साथ
साथ स्पेस में कर दिखाया है। खास बात यह है कि ये इसरो का पहले से प्लान किया हुआ मिशन भी नहीं था, यानी इसके लिए न कोई सालों की तैयारी हुई थी, न कोई भारी भरकम बजट लगाया गया था। ये तो बस एक मौके का जबरदस्त इस्तेमाल था। दरअसल इसरो ने पहले एस्पेडेक्स नाम का एक मिशन चलाया था, जिसमें 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ डॉक करने की प्रक्रिया पूरी करवाई गई थी। ये डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक हुई थी और फिर 13 मार्च को दोनों को एक दूसरे से अलग भी किया गया। अब उस मिशन के बाद दोनों सैटेलाइट्स में काफी फ्यूल बच गया था, तो इसरो ने उस बचे हुए फ्यूल का शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के बीच एक हाई स्पीड डॉग फाइट कंडक्ट करवा दी। और ये सब स्पेस में हुआ उस ऊंचाई पर जहां चीजें 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हैं, यानी एक आम पैसेंजर जेट से करीब 28 गुना तेज। कुछ महीने पहले चीन ने भी इसी तरह का डॉग फाइट सिमुलेशन किया था और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफों के पुल बांधे थे। भारत में भी उस वक्त कई आर्टिकल्स छपे थे जो चीन की तकनीक को सराह रहे थे। लेकिन अब जब भारत ने भी वैसा ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जटिल मिशन बिना किसी स्पेशल तैयारी के सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, तो अफसोस इस बात का है कि इसे वो पहचान नहीं मिली। ये सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है, ये उस सोच और विजन की मिसाल है जो सीमित संसाधनों में भी कुछ असंभव को संभव बना दे। इसरो ने फिर से ये साबित किया है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि इनोवेशन के मोर्चे पर खुद को लगातार सबसे आगे खड़ा कर रहा है। इसरो की हालिया उपलब्धि वाकई में इतनी बड़ी थी कि इसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाना चाहिए था। खास बात यह है कि यह मिशन किसी खास उद्देश्य के लिए प्लान नहीं किया गया था, बल्कि पहले से मौजूद सैटेलाइट्स और उनके बचे हुए फ्यूल का बेहतरीन उपयोग करके इसे अंजाम दिया गया। यानी इसरो ने एक बार फिर दिखा दिया कि तकनीक के साथ साथ दूरदर्शिता और संसाधनों की समझ भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं जापान की उस पेशकश की जो भारत को बार बार दी जाती रही है, लेकिन अब तक भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया। जापान, ब्रिटेन और इटली इस समय मिलकर एक अत्याधुनिक 6ठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। हाल ही में जापान के डिफेंस मिनिस्टर जनरल नाकाटानी भारत आए थे और उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की। उसी दौरान एक बार फिर से भारत को इस GCAP प्रोग्राम में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन और इटली पहले ही भारत को इस प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लेने का ऑफर दे चुके हैं और अब जापान भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन भारत की तरफ से अब तक न कोई हाँ आई है न कोई ना। सरकार ने इस बारे में पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत के पास अभी तक खुद का एक भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और ऐसे में सीधे 6th जनरेशन प्रोग्राम में कूदना आसान नहीं है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसे 10 से 15 बिलियन डॉलर की भागीदारी करनी होगी। ये कोई छोटा निवेश नहीं है। शायद इसीलिए सरकार फिलहाल सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। इस बार टारगेट बनी है इंडियन नेवी। पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने भारत के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को अपने रेडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ट्रैक और लॉक कर लिया था। ये वही 8II एयरक्राफ्ट है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड नेवी सर्विलांस एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि उनके पास ऐसे रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम हैं जो भारत जैसे हाईटेक एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की तुलना करें तो पाकिस्तान की नौसेना सबसे कमजोर कड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को छोड़ भी दें तो नेवल वॉरशिप्स, सबमरीन टेक्नोलॉजी और ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी खुद को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका से 12 F-16 फाइटर जेट्स की मांग कर रही है। यानी साफ है कि पाकिस्तान जानता है कि वह नेवी के स्तर पर भारत के सामने नहीं टिक सकता और इसलिए इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर वह अपनी पब्लिक और दुनिया के सामने ताकतवर दिखने की कोशिश कर रहा है। चाहे बात इसरो की हो, जापान के ऑफर की या फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की, इन सभी अपडेट्स में भारत की ताकत, रणनीति और सच्चाई साफ तौर पर झलकती है। पाकिस्तान की तरफ से जो यह नई प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज की गई है उसको लेकर शक करना बिल्कुल जायज है। और आप सही सोच रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियो गेम्स की क्लिप्स को असली लड़ाई का हिस्सा बताकर दुनिया के सामने पेश किया था। यहाँ तक कि SpaceX के रॉकेट लॉन्च और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की फुटेज भी चुराकर अपने वीडियो में शामिल कर चुके हैं। ऐसे में ये नया वीडियो
सिनेरियो कितना भरोसेमंद है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असलियत यह है कि पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए वह दूसरों की तकनीक और फुटेज उधार लेकर अपनी ताकत का झूठा ढोल पीटने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपकी हकीकत आपके दावों से मेल ही न खाती हो तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी एक बड़ी खबर की। जब भी देश की सीमा या सुरक्षा से जुड़ा कोई गंभीर मसला सामने आता है तो भारत सरकार एक्शन मोड में आ जाती है। हाल की घटनाओं को देखते हुए अब बीएसएफ की ताकत को और मजबूत किया जा रहा है। खबर है कि बीएसएफ में 16 नई बटालियन बनाई जाएंगी, जिनमें 17,000 नए जवान शामिल किए जाएंगे। यह प्रक्रिया आने वाले 5 से 6 सालों में पूरी की जाएगी। इतना ही नहीं, बीएसएफ 2 नए फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स भी खोलने जा रही है। एक हेडक्वार्टर मिजोरम में बांग्लादेश बॉर्डर के पास ईस्टर्न फ्रंट पर होगा और दूसरा जम्मू में पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न फ्रंट पर। इस कदम से यह साफ हो गया है कि भारत अब हर फ्रंट पर पहले से ज्यादा सतर्क और मजबूत स्थिति में रहना चाहता है। फिलहाल बीएसएफ के पास 193 बटालियंस हैं और इन 16 नई बटालियंस के जुड़ने से यह संख्या 209 हो जाएगी। ट्रूप्स की बात करें तो अभी बीएसएफ में करीब 2.7 लाख जवान तैनात हैं और यह संख्या और भी बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है और अब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की आखिरी मंजूरी बाकी है।